मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार को बहुत तेज स्पीड में चलाते हुए कैंसस की तरफ जा रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है। पुलिस ऑफिसर माइक आर्चर उसकी गाड़ी का पीछा करता है और कुछ देर बाद वह आदमी अपनी कार सड़क के किनारे रोक देता है। माइक भी उसके पीछे रुककर उससे पूछताछ शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक दूसरी पुलिस कार आती है और उसमें से ऑफिसर जेन आर्चर बाहर निकलती है। जेन माइक की पत्नी होती है और वह भी उसी हाईवे पेट्रोल में काम करती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और रात को घर पर मिलने की बात करके जेन वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेन को अचानक एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। इसी वजह से वह अपनी कार वापस मोड़कर माइक की गाड़ी के पीछे आकर रुक जाती है। उधर माइक उस आदमी से बात ही कर रहा होता है कि अचानक वह आदमी अपना असली रंग दिखा देता है। बिना किसी चेतावनी के वह माइक को पकड़कर गोली मार देता है। जेन अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख लेती है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक वह हत्यारा वहाँ से भाग चुका होता है। जेन बुरी तरह टूट जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अफसोस माइक की जान नहीं बच पाती। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां जेन अपने पिता के पास बैठकर रो रही होती है। उसके पिता उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस इंसान को उसने अभी अभी खोया है उसका दर्द साफ उसके चेहरे पर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म हमें उस रहस्यमयी आदमी को दिखाती है जिसने माइक को मारा था। वो एक होटल में पहुंचता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गैस मास्क लगा होता है, जिसकी वजह से हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। उसके कमरे में टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जहाँ बताया जाता है कि शहर में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है जो लगातार लोगों की हत्या कर रहा है। टीवी न्यूज से हमें पता चलता है कि इस खतरनाक किलर को मीडिया और आम लोगों ने सैटेनिक स्लैशर नाम दिया हुआ है। वजह यह है कि वह अपने हर शिकार के पास कोई न कोई अजीब सैटेनिक सिंबल बनाकर छोड़ता है। अब तक जो रहस्यमयी आदमी गैस मास्क में दिखाया गया था, उसके बारे में भी शक होने लगता है कि शायद यही वही सीरियल किलर है जिसकी पूरे शहर में चर्चा हो रही है। फिलहाल वह अपने होटल के कमरे में एक बंदूक अपने पास रखकर सो जाता है, जैसे किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहा हो। अगले दिन वह अपनी कार लेकर एक बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचता है और घंटों तक वहीं बैठकर किसी का इंतजार करता रहता है। शाम धीरे धीरे रात में बदल जाती है और तभी एक लड़की वहां आती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। यह आदमी लगातार उस पर नजर रखे रहता है। देर रात जब वह लड़की वापस बाहर निकलती है, तभी वो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो उसी बिल्डिंग के अंदर जाता है, जो एक फार्मेसी जैसी जगह होती है, और वहाँ से कुछ दवाएं चुरा लेता है। पहली नजर में ये छोटी बात लगती है, लेकिन आगे चलकर यही चीज काफी अहम साबित होने वाली है। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर जेन आर्चर के घर पहुँचता है और उसे बताता है कि किलर ने एक और लड़की को अपना शिकार बना लिया है। इतना ही नहीं, वह पीड़िता की आईडी भी अपने साथ ले गया है और अपनी पुरानी गाड़ी छोड़ चुका है। यानी अब वो किसी नई पहचान और नए वाहन के साथ घूम रहा होगा, जिससे उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। जेन पहले से ही अपने पति की मौत के दर्द से गुजर रही है और अब ये खबर उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ा देती है। इसके बाद हम जेन को एक थेरेपी सेशन में देखते हैं। साफ नजर आता है कि उसका मन वहाँ बिल्कुल नहीं है। वो गुस्से में है, बेचैन है और सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है। थेरेपिस्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अभी मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है और उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन जेन का ध्यान कहीं और ही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, अपने पति के कातिल को ढूंढना। सेशन खत्म होते ही वो बिना ज्यादा कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। दरअसल ये थेरेपी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अनिवार्य थी, क्योंकि हाल ही में उसके पति की मौत हुई थी। उधर फिल्म फिर से किलर की तरफ लौटती है। इस बार हम उसे नहाते हुए देखते हैं और यहीं उसके बारे में कुछ बेहद अजीब बातें सामने आती हैं। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग तरह के सैटेनिक निशान बने हुए हैं। उसकी पीठ पर एक बड़ा टैटू भी दिखाई देता है और उसके हाथ पर बना एक खास सिंबल बाद में कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आखिर यह आदमी है कौन और इन निशानों का उसकी हत्याओं से क्या संबंध है? जब सीन वापस जेन के घर आता है, तब टीवी पर बताया जा रहा होता है कि सैटेनिक स्लैशर अब तक 32 लोगों की जान ले चुका है। ये संख्या सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना खतरनाक हो चुका है। जेन ये खबर देखती है और आखिरकार फैसला कर लेती है कि वो खुद इस किलर को ढूंढेगी। वो अपनी नौकरी से 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेती है ताकि पूरी तरह इस मिशन पर फोकस कर सके। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन जेन अब किसी की सुनने वाली नहीं होती। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि बदले और इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। इसी बीच एक रात सैटेनिक स्लैशर फिर से अपनी कार लेकर बाहर निकलता है। उसके हाथों पर बैंडेज बंधी हुई है और सबसे अजीब बात यह है कि वह रात के अंधेरे में भी काले चश्मे पहने हुए है। रास्ते में वो फार्मेसी से चुराई गई दवाइयों में से कुछ खाता है। रात के अंधेरे में सफर करते हुए किलर अपनी कार चला रहा होता है। तभी उसकी कार के रेडियो पर एक रहस्यमय आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो खुद को मिस्टर पेंडल्टन बताता है। वो लगातार ऐसी बातें कर रहा होता है जो पहली बार सुनने पर बिल्कुल समझ नहीं आती। वो बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स और पेन किलर्स जैसी अजीब बातें करता है और साथ ही नेशनल ट्रिब्यून नाम के अखबार के क्लासिफाइड सेक्शन को देखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद किलर सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास पहुंचता है। वहां एक लड़का अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा होता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड कार के अंदर बैठी गाने सुन रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल जाता है। किलर अपना मास्क पहनकर चुपचाप पीछे से आता है और एक भारी हथौड़े से उस लड़के पर हमला कर देता है। लड़की को जब कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो वो बाहर निकल कर देखती है और सामने उस डरावने मास्क वाले आदमी को देखकर घबरा जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो
सड़क की तरफ भागती है। सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखाई देता है और उसे लगता है कि अगर वो ट्रक रोक लेगी तो शायद बच जाएगी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। ट्रक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, कंट्रोल खो बैठता है और ट्रक पलट जाता है। इस हादसे में लड़की की मौत हो जाती है, जबकि किलर बड़ी चालाकी से खुद को बचा लेता है। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक में जोरदार धमाका भी हो जाता है, जिससे पूरा सीन और भी खौफनाक बन जाता है। इसके बाद किलर वापस उस लड़के की लाश के पास जाता है और वही एक और डरावनी चीज करता है। वो अपनी पहचान वाला वही रहस्यमयी सैटेनिक सिंबल बनाता है, जिसे पुलिस कई क्राइम सीन पर पहले भी देख चुकी है। यही वजह है कि मीडिया ने उसे सैटेनिक स्लैशर नाम दिया हुआ है। अब तक साफ हो चुका है कि यह आदमी सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा, बल्कि हर हत्या के पीछे कोई खास संदेश छोड़ रहा है। लेकिन वो संदेश आखिर क्या है, यह अभी तक किसी को समझ नहीं आया। दूसरी तरफ जेन भी अब पूरी तरह इस केस में उतर चुकी है। वो अलग अलग लोगों को फोन करके और पुराने रिकॉर्ड खंगालकर किलर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लगता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वह अपनी नोटबुक में उसी रहस्यमयी सिंबल को बार बार बना रही है, जैसे वो उसके पीछे छिपे मतलब को समझना चाहती हो। वहीं किलर एक फोन बूथ में जाकर नेशनल ट्रिब्यून अखबार में एक अजीब सा विज्ञापन देने की बात करता है। उसकी आवाज इतनी भारी और मशीन जैसी होती है कि सुनकर ही डर लगने लगता है। विज्ञापन में लिखे जाने वाले शब्द भी किसी कोड या गुप्त संदेश जैसे लगते हैं। साफ है कि वह किसी खास इंसान से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। जेन की तलाश उसे इलिनॉय स्थित FBI ऑफिस तक ले जाती है, जहां इस पूरे केस की जांच चल रही होती है। वहां उसकी मुलाकात उस एजेंट से होती है जो इस केस को लीड कर रहा है। जेन जांच में शामिल होने की अनुमति मांगती है, लेकिन एजेंट उसकी बात सुनने के बजाय उसे वापस घर जाने की सलाह देता है। शायद उसकी नजर में जेन अभी भी अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकली है, लेकिन जेन हार मानने वालों में से नहीं है। होटल वापस पहुंचने के बाद जेन एक ऐसा टेस्ट करती है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और माइक के बच्चे की मां बनने वाली है। ये खबर उसके लिए एक साथ खुशी और दर्द दोनों लेकर आती है। एक तरफ उसके पति की यादें हैं और दूसरी तरफ उसकी आखिरी निशानी। लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसी रात FBI एजेंट बेकी कॉलिंस उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब दोनों एक पब में मिलती हैं, तो बेकी पहली बार किलर से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर करती है। पता चलता है कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हुए 16 दिन हो चुके हैं और इस दौरान किलर दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वो सिर्फ हत्या ही नहीं करता, बल्कि अपने शिकारों के पैसे, कपड़े, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि उनका खाना भी चुरा लेता है। फार्मेसी से उसने दर्द कम करने वाली दवाएं और दिमाग पर असर करने वाली कई मेडिसिन भी चुराई थी, जिन्हें वो खुद इस्तेमाल कर रहा है। इससे शक होता है कि शायद वो किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्या से जूझ रहा है। बेकी आगे बताती है कि एक जगह से उसने हथियार भी चुराए थे और एक लाइब्रेरी में घुसकर वहां मौजूद लोगों की हत्या करने के बाद कुछ खास किताबें अपने साथ ले गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी हर चोरी और हर हत्या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा लगती है। ऐसा नहीं लगता कि वह बिना वजह चीजें उठा रहा है, मानो वो किसी खास मकसद के लिए एक एक चीज इकट्ठा कर रहा हो। आखिर उसका असली प्लान क्या है और वो पूर्व दिशा की तरफ लगातार क्यों बढ़ रहा है? यही सवाल अब जेन के सामने भी खड़े हैं। तभी जेन एजेंट बेकी से एक बहुत ही सही सवाल पूछती है। वो कहती है कि आखिर उन्हें कैसे पता कि किलर हर बार मोटल में ही रुकता है? हो सकता है वह अपनी कार में ही सो जाता हो। इस पर बेकी उसे जवाब देने के बजाय सीधे एक ऐसे मोटल में ले जाती है जहाँ कुछ समय पहले वही किलर ठहरा हुआ था। लेकिन जैसे ही जेन उस कमरे के अंदर कदम रखती है, वो नजारा देखकर सन रह जाती है। कमरे की दीवारों से लेकर फर्श तक हर जगह खून फैला हुआ था और दीवारों पर खून से बने दर्जनों सैटेनिक सिंबल दिखाई दे रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा वही पेंटाग्राम वाला निशान था, जिसे पुलिस लगभग हर क्राइम सीन पर देख चुकी थी। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी पागल इंसान ने पूरी दीवार को अपने डरावने संदेशों से भर दिया हो। अब सवाल यह उठता है कि किलर आखिर मोटल के कमरे में बैठकर ये सब क्यों करेगा? दरअसल बेकी बताती है कि उस मोटल की एक मेड सफाई करने के लिए कमरे के अंदर चली गई थी। कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उसने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंची, किलर ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके बाद उसी के खून का इस्तेमाल करके उसने दीवारों पर ये सारे रहस्यमय चिन्ह बना दिए। इतना ही नहीं, एक जगह खून से ओपन द गेट्स भी लिखा हुआ था, यानी दरवाजे खोलो। ये लाइन सुनने में जितनी छोटी लगती है, उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किलर किसी अंधेरी और खतरनाक चीज को दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा हो। इन चिन्हों को देखते ही जेन को एक पुराना केस याद आ जाता है। ये केस था रिचर्ड जोशुआ रीव्स नाम के एक खतरनाक सैटनिस्ट का, जिसने सालों पहले चर्च से जुड़े 13 लोगों की हत्या कर दी थी। जेन को लगता है कि शायद ये किलर उसी की नकल कर रहा है या फिर उससे प्रेरित है, लेकिन बेकी इस थ्योरी से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि रीव्स ने एक ही घटना में कई लोगों को मार दिया था, जबकि यह आदमी एक सीरियल किलर है जो एक एक करके अपने शिकार चुन रहा है। दोनों के तरीके कुछ हद तक मिलते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों का सीधा संबंध भी हो। यहीं पर जेन कुछ पैटर्न नोटिस करना शुरू करती है। वो अलग अलग घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करती है और अंदाजा लगाती है कि किलर अगली बार कहाँ हमला कर सकता है। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगता है। उसे लगता है कि अगर सही समय पर सही जगह पहुंचा जाए तो शायद इस खूंखार किलर को पकड़ा जा सकता है। बेकी उसकी बात सुनती है और उसे शुभकामनाएं देती है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर देती है कि FBI के बड़े अधिकारी नहीं चाहते कि जेन इस जांच में ज्यादा दखल दे। हालांकि जाते जाते बेकी उसे एक बेहद अहम जानकारी देती है। वो बताती है कि कैंसस सिटी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बड़ी मात्रा में डायनामाइट और दूसरे विस्फोटक चोरी हुए हैं। ये सुनकर मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब किलर सिर्फ हत्या ही नहीं कर रहा, बल्कि किसी बड़े प्लान की तैयारी करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ किलर अपने मोटल के कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है। न्यूज पर पुराने
अपराधों और शैतानी मान्यताओं से जुड़े मामलों की चर्चा चल रही होती है। वहाँ एक कुख्यात घटना का जिक्र किया जाता है जिसमें कुछ लोगों ने खुद को डेविल वर्शिपर मानते हुए कई लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद खबर में रिचर्ड जोशुआ रीव्स का नाम भी सामने आता है। बताया जाता है कि जब वह किशोर उम्र में था तब उसने भी शैतानी मान्यताओं के नाम पर चर्च के लोगों को बंधक बनाया था और कई लोगों की जान ले ली थी। ये सब सुनकर एक बात साफ होने लगती है कि फिल्म बार बार इन पुराने मामलों का जिक्र किसी वजह से कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसका कनेक्शन अतीत के किसी बेहद खौफनाक राज से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो राज आखिर क्या है, यह अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। न्यूज में जब पुराने सैटेनिक अपराधों और रिचर्ड जोशुआ रीव्स का जिक्र होता है तब पहली बार हम किलर के चेहरे के पीछे छिपे इमोशंस की एक झलक देखते हैं। आमतौर पर शांत और कंट्रोल में दिखने वाला यह आदमी अचानक बेचैन और गुस्से में नजर आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे न्यूज में कही गई कोई बात उसके अतीत के ऐसे जख्म को छू गई हो जिसे वो छिपाकर रखना चाहता है। यहीं से दर्शकों के मन में एक नया सवाल पैदा होता है, क्या इस किलर का रिचर्ड जोशुआ रीव्स से सिर्फ संबंध है या फिर मामला उससे भी ज्यादा गहरा है। सैटेनिक सिंबल और गुप्त संदेश की तलाश। कुछ समय बाद किलर एक चर्च में पहुंचता है और सीधे कन्फेशन बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहाँ मौजूद प्रीस्ट ये सोचकर उसके पास आते हैं कि शायद कोई इंसान अपने पापों का बोझ हल्का करने आया है। शुरुआत में किलर बड़ी शांति से बात करता है। वो कहता है कि उसे हमेशा से प्रीस्ट पसंद रहे हैं और बचपन में एक प्रीस्ट ने ही उसकी परवरिश की थी। उसकी बात सुनकर प्रीस्ट को लगता है कि शायद ये कोई टूटा हुआ इंसान है जो अपनी जिंदगी की कहानी बताना चाहता है। लेकिन अगले ही पल फिल्म एक ऐसा ट्विस्ट देती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। अचानक किलर हमला कर देता है और चर्च का वो शांत माहौल कुछ ही सेकंड में डरावने खौफ में बदल जाता है। इस सीन का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं है बल्कि ये दिखाना भी है कि अब यह आदमी पूरी तरह अपनी इंसानियत खो चुका है और उसके अंदर किसी भी तरह की दया नहीं बची। दूसरी तरफ जेन लगातार उन रहस्यमयी सैटेनिक सिंबल्स के पीछे का सच जानने की कोशिश कर रही होती है। एक कैफे में बैठकर वो घंटों रिसर्च करती है और तभी उसे एक वेबसाइट पर ओपन द गेट्स वाली लाइन के साथ रिचर्ड जोशुआ रीव्स का नाम दिखाई देता है। ये देखकर उसके दिमाग में कई चीजें जुड़ने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो एक और न्यूज रिपोर्ट देखती है तब वहाँ रीव्स की पूरी कहानी दिखाई जाती है। बताया जाता है कि उसने सालों पहले 13 लोगों की हत्या थी क्योंकि वो उन्हें किसी शैतानी बलि का हिस्सा मानता था। पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ लिया था लेकिन बाद में हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान उसे गोली मार दी गई थी। यही फिल्म एक बहुत बड़ा क्लू देती है। न्यूज फुटेज में दिख रहे रीव्स के हाथ पर वही खास टैटू नजर आता है जो हमने पहले इस रहस्यमयी किलर के हाथ पर देखा था। और दोस्तों, यही वह पल है जब सारी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब ऑडियंस को लगने लगता है कि शायद ये कोई साधारण कॉपीकैट किलर नहीं बल्कि खुद रिचर्ड जोशुआ रीव्स ही है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर उसे सालों पहले मार दिया गया था तो वो आज जिंदा कैसे है। जेन ने अभी तक वो टैटू नहीं देखा था लेकिन उसकी जांच उसे उसी दिशा में ले जा रही थी। उसे महसूस होने लगता है कि इस पूरे केस का संबंध रीव्स से जरूर है। इसलिए वो इलाके के लगभग हर मोटल और होटल को चेतावनी देती है कि अगर किसी आदमी के हाथ पर ऐसा टैटू दिखे तो तुरंत पुलिस को खबर दी जाए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। एक मोटल का मालिक उसे बताता है कि पिछली रात एक आदमी वहाँ रुका था जिसने अपना नाम आरजे रीव्स लिखा था। ये नाम सुनते ही जेन को यकीन हो जाता है कि वह अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मोटल का कमरा और रहस्यमयी विज्ञापन बिना एक सेकंड गंवाए वो मोटल के उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते में वो मालिक को पुलिस बुलाने के लिए कहती है और खुद एक्स्ट्रा चाबी लेकर कमरे के सामने पहुंच जाती है। दरवाजे पर हमेशा की तरह डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ होता है जो अब तक कई खौफनाक घटनाओं का संकेत बन चुका है। जेन धीरे से दरवाजा खोलती है और गन निकालकर अंदर कदम रखती है। कमरे में अजीब सी खामोशी होती है। पहली नजर में वहाँ कोई दिखाई नहीं देता लेकिन जेन को महसूस हो रहा होता है कि कुछ तो गलत है। वो सावधानी से कमरे का हर कोना चेक करने लगती है। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है जिसमें वही रहस्यमयी विज्ञापन लाल रंग से घिरा हुआ था। वही विज्ञापन जो किलर ने खुद छपवाया था। अब जेन को यकीन हो जाता है कि वो सही जगह पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या किलर अभी भी इसी कमरे में कहीं छिपा हुआ है या फिर वो एक बार फिर जेन से कुछ कदम आगे निकल चुका है। और दोस्तों, यहीं से फिल्म का सस्पेंस अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने लगता है। जेन धीरे धीरे कमरे की तलाशी ले रही होती है। बाथरूम में उसे एक हथियार तो मिल जाता है लेकिन किलर का कहीं कोई निशान नहीं होता। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ से भाग चुका है लेकिन जेन को नहीं पता होता कि खतरा अभी भी उसी कमरे में मौजूद है। अचानक छिपी हुई जगह से किलर बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। जेन पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उसे काबू कर ले लेकिन किलर शारीरिक रूप से काफी ताकतवर साबित होता है। लड़ाई के दौरान वो जेन को जोर से धक्का देता है और वह कांच की खिड़की तोड़ते हुए नीचे जा गिरती है। इस मौके का फायदा उठाकर किलर दूसरी तरफ से निकल जाता है और एक बार फिर पुलिस के हाथ से बच निकलता है। अखबार का कोड और रहस्यमय समूह। कुछ समय बाद हम जेन को घायल हालत में देखते हैं लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। वो लाइब्रेरी में बैठकर उस रहस्यमय अखबार वाले विज्ञापन की जांच करने लगती है। काफी खोजबीन के बाद उसे कुछ नंबर दिखाई देते हैं जो पहली नजर में बेकार लगते हैं। दूसरी तरफ किलर भी उसी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ रहा होता है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि ये साधारण नंबर नहीं बल्कि एक छिपा हुआ कोड है। दिलचस्प बात
यह है कि दोनों अलग अलग जगहों पर बैठकर एक ही पहेली सुलझा रहे होते हैं। जब कोड डिकोड होता है तो उसके अंदर एक गुप्त संदेश छिपा मिलता है, साथ ही एक फोन नंबर भी दिया गया होता है। किलर तुरंत उस नंबर पर संपर्क करता है और बताता है कि उसे किसी खास व्यक्ति को ढूंढने में मदद चाहिए। दूसरी तरफ से उसे एक रहस्यमय शख्स से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसी रात वो तय जगह पर पहुंचता है जहां एक आदमी उसे रिसीव करता है और एक बड़े घर में ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो साफ तौर पर किसी गुप्त समूह का नेता दिखाई देता है। घर के अंदर का माहौल काफी अजीब होता है। डाइनिंग टेबल पर कई लोग मौजूद होते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब किसी खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। किलर वहां बैठता है और अपनी पहचान के बारे में बहुत कम जानकारी देता है। बातचीत के दौरान ये साफ हो जाता है कि उसे किसी खास जानकारी की तलाश है। वहीं घर का मालिक उसकी बातों और उसके विश्वासों में काफी दिलचस्पी दिखाता है। दोनों के बीच हुई बातचीत से यह महसूस होने लगता है कि किलर का अतीत और उसके वर्तमान मिशन के बीच कोई गहरा संबंध है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, माहौल और भी रहस्यमय होता जाता है। वहाँ मौजूद लोग कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने लगते हैं जिनका संबंध फिल्म के बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ लगता है। ऑडियंस को भी महसूस होने लगता है कि किलर शायद किसी ऐसे जवाब की तलाश में है जिसके लिए वो लगातार लोगों की जान ले रहा है। अब सवाल ये है कि उसे आखिर किस जानकारी की जरूरत है और क्या ये रहस्यमय समूह उसे वो जवाब देने वाला है जिसकी वो तलाश कर रहा है। किलर को आखिरकार वो जानकारी मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वो बताता है कि उसे एक खास इंसान को ढूंढना है, लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि वो किस शहर में रहता है और क्या काम करता है। सुनने में ये बात अजीब लगता है, लेकिन साफ है कि यह आदमी काफी समय से किसी खास लक्ष्य के पीछे पड़ा हुआ है। किलर का फोन कॉल और अतीत का कनेक्शन इसी दौरान टीवी पर एक खबर चल रही होती है जिसमें जेन का जिक्र किया जा रहा होता है। चूंकि जेन के पति की हत्या इसी किलर ने की थी, इसलिए उसका नाम मीडिया में भी आ चुका होता है। जैसे ही किलर जेन को टीवी पर देखता है, वो तुरंत उसे पहचान लेता है। दूसरी तरफ जेन ने अखबार वाले रहस्यमय विज्ञापन से मिली जानकारी FBI को दे दी होती है, लेकिन हमेशा की तरह एजेंट उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देते और उसे जांच से दूर रहने की सलाह देते हैं। जेन को महसूस होने लगता है कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेगी तो ये किलर फिर से बच निकलेगा। उसी रात जेन को एक हैरान कर देने वाला फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद किलर होता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन बातों में एक अजीब सा घमंड और डर दोनों महसूस होते हैं। वो जेन से कहता है कि वो उसकी जांच से काफी प्रभावित है। साथ ही वो इशारा करता है कि आने वाले दिनों में वो और भी बड़े काम करने वाला है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि वो बार बार गेट्स ओपन होने की बात करता है, जैसे किसी बड़े प्लान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो। इधर उस रहस्यमय समूह के ठिकाने पर रात में एक अजीब माहौल बना हुआ होता है। वहाँ मौजूद लोग अपने विश्वासों से जुड़े एक समारोह में शामिल होते हैं, लेकिन किलर को ये सब देखकर कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। ऐसा लगता है कि वो यहाँ किसी विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरत की जानकारी लेने आया है। कुछ समय बाद उसे वो जानकारी मिल भी जाती है जिसकी उसे तलाश थी। अब उसके पास एक नए व्यक्ति का नाम और पता दोनों मौजूद हैं। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। किलर साफ शब्दों में बता देता है कि वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों को पसंद नहीं करता। उसके मुताबिक उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जबकि कुछ ही लोग सच में अपने विश्वासों पर यकीन करते हैं। इस बातचीत से पहली बार महसूस होता है कि किलर खुद को बाकी सब लोगों से अलग और ज्यादा सच्चा मानता है। यही सोच उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और पूरा माहौल तबाह हो जाता है। लेकिन उसी दौरान दूर से कोई उस जगह पर नजर रख रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जेन होती है, जो आखिरकार किलर के काफी करीब पहुँच चुकी है। मौका मिलते ही वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद इस बार किलर बच नहीं पाएगा, लेकिन हमेशा की तरह वो घायल होने के बावजूद वहाँ से निकल भागता है। इस नाकाम कोशिश के बाद जेन बेहद परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अगर उसकी दी हुई जानकारी को पहले गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये सब टाला जा सकता था। लेकिन इसी दौरान उसे एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी मिलती है। वो पुराने अपराधों, एक बदनाम म्यूजिक एल्बम और कई वर्षों पुराने चर्च हत्याकांड के बीच संबंध जोड़ना शुरू करती है। धीरे धीरे उसके सामने एक नई थ्योरी बनती है। जेन को यकीन होने लगता है कि किलर सिर्फ लोगों की हत्या नहीं कर रहा, बल्कि किसी पुराने अपराध को दोहराने की कोशिश कर रहा है। उसके सारे संकेत, उसके छोड़े हुए संदेश और उसकी बातें एक ही जगह की तरफ इशारा कर रही होती हैं। अगर जेन सही है तो किलर का अगला कदम बेहद खतरनाक होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या FBI इस बार उसकी बात सुनेगी या फिर किलर एक बार फिर सबको चकमा देकर अपने अंतिम प्लान के और करीब पहुंच जाएगा। उधर किलर अपनी यात्रा जारी रखता है। रास्ते में रेडियो पर एक पुराने हादसे की बरसी का जिक्र चल रहा होता है, जिसे सुनकर वो कुछ सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस आदमी के घर पहुंचता है जिसकी जानकारी उसने इतनी मेहनत से हासिल की थी, और यही एक नई तैयारी शुरू होती है। अब साफ दिखाई देने लगता है कि वो किसी छोटे अपराध की नहीं बल्कि बहुत बड़े और विनाशकारी प्लान की तरफ बढ़ रहा है। फिल्म इस मोड़ पर ऑडियंस को कई सवालों के साथ छोड़ देती है और सस्पेंस पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। न्यूक्लियर प्लांट का अंतिम खतरा कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है जब जेन को आखिरकार समझ आ जाता है कि किलर का असली निशाना कोई इंसान नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर प्लांट है। पिछले कई दिनों से वो जो सुराग छोड़ रहा था वे सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। चोरी किए गए विस्फोटक, रेडिएशन से जुड़े संकेत और उसके रहस्यमय संदेश, सब कुछ एक बड़े विनाशकारी प्लान का हिस्सा था। दूसरी तरफ किलर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए प्लांट से जुड़े एक कर्मचारी का इस्तेमाल करता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं और
और प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। अब ये सिर्फ एक सीरियल किलर को पकड़ने का मामला नहीं रह जाता, बल्कि हजारों लोगों की जान बचाने की लड़ाई बन जाता है। जब जेन प्लांट पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। किलर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका है और अपने अंतिम लक्ष्य के बेहद करीब है। उसके व्यवहार से साफ पता चलता है कि वह खुद को किसी बड़े मिशन का हिस्सा मानता है और अपने काम को एक तरह की धार्मिक या वैचारिक जिम्मेदारी समझता है। यही वजह है कि वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरे प्लांट में खतरे का माहौल फैल जाता है। वैज्ञानिक और सुरक्षा अधिकारी समझ जाते हैं कि अगर स्थिति को तुरंत नहीं रोका गया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। जेन लगातार कोई रास्ता ढूंढती रहती है और आखिरकार उसे किलर तक पहुंचने का एक मौका मिल जाता है। एक तरफ जेन है जिसने अपने पति को खोया है और जो हर हाल में इस आतंक को खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ किलर है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। जेन समझ चुकी होती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। वो लगातार फायर करती है और आखिरकार उसकी एक गोली किलर के हाथ में लग जाती है। इससे उसके हाथ से ग्रेनेड छूट जाता है। मौका देखते ही जेन एक और सटीक निशाना लगाती है। इस बार गोली सीधे किलर को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय बाहर मौजूद लोग भी कंट्रोल रूम तक पहुँचने में सफल हो जाते हैं। कई सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी अंदर घुस आते हैं। फिल्म यहाँ ज्यादा समय नहीं लगाती, लेकिन साफ संकेत देती है कि खतरा अब टल चुका है और न्यूक्लियर प्लांट को बचा लिया गया है। अनसुलझे रहस्य और सस्पेंस का अंत कुछ समय बाद न्यूज रिपोर्ट्स में इस पूरे मामले की चर्चा होने लगती है। मीडिया और आम लोग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि आखिर वह आदमी था कौन। कई लोगों का मानना होता है कि वही कुख्यात रिचर्ड रीव्स था, जबकि कुछ लोग इस थ्योरी पर यकीन नहीं करते। वजह यह है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार रिचर्ड तो सालों पहले मर चुका था। दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि शायद असली सच अभी भी दुनिया से छिपाया जा रहा है। जांच एजेंसियां ये जरूर बताती हैं कि इस किलर ने अपने आतंक के दौरान दर्जनों लोगों की जान ली थी, लेकिन उसके बारे में जितना पता चला उससे कहीं ज्यादा बातें रहस्य बनकर रह जाती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है कि उसके पीछे कोई गुप्त संगठन था, तो कोई दावा करता है कि वह किसी सरकारी प्रयोग का नतीजा था। फिल्म इन बातों की पुष्टि नहीं करती, लेकिन दर्शकों के दिमाग में शक जरूर छोड़ देती है। इसके बाद कहानी थोड़ा शांत हो जाती है और हम कुछ समय आगे का सीन देखते हैं। जेन अब अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश कर रही है। वो आने वाले बच्चे की तैयारी कर रही है और साथ ही अपने दिवंगत पति की यादों के साथ जीना सीख रही है। देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक रात अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किलर वापस आ गया हो। वो उसे अपने बिल्कुल पास देखती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सारी भयानक घटनाएं फिर से शुरू होने वाली हैं। लेकिन अगले ही पल वह घबराकर जाग जाती है। तब उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। इसके बावजूद वो तुरंत उठकर पूरे घर की जांच करती है। यहाँ फिल्म बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि भले ही किलर खत्म हो चुका हो, लेकिन उसके छोड़े हुए मानसिक जख्म अभी भी जेन का पीछा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म का आखिरी सीन एक बार फिर सब कुछ उलझा देता है। हम एक जेल जैसी जगह देखते हैं जहाँ एक कैदी को लाया जा रहा होता है। वहाँ मौजूद लोग उसे एक ऐसे नाम से बुलाते हैं जो पूरी फिल्म के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। ये छोटा सा सीन दर्शकों के मन में फिर से सवाल खड़े कर देता है। क्या सच में कहानी खत्म हो गई है? क्या असली सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई, या फिर फिल्म जानबूझकर एक सीक्वल की संभावना छोड़ रही है? और दोस्तों, इसी रहस्यमय और अनसुलझे नोट पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी साइको किलर फिल्म की कहानी। अगर आपको ये साइको किलर की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगा अगली बार ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।